हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिपीडिया। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं आपके लिए पिछले लेक्चर 1 में लेकर आई थी इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज़, और हमने एमसीक्यूज़ भी किया और साथ साथ क्या है कंसेप्ट्स के ऊपर भी वर्क किया। आज का सेशन भी वैसे ही रहेगा, हम एमसीक्यूज़ के साथ कंसेप्ट्स को समझेंगे। बट सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो भी एसएससी के स्टूडेंट्स हैं और उनको क्या है एग्ज़ाम के रिगार्डिंग अपडेट चाहिए या टेस्ट सीरीज़ चाहिए या ऐसे कोई भी अपडेट्स आपको चाहिए एसएससी एग्ज़ाम्स को लेकर, तो आप हमारा व्हाट्सएप का कम्युनिटी ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस ग्रुप को ज्वाइन करने से आप हमारी एसएससी की कम्युनिटी का पार्ट बन जाएंगे और आपको सभी अपडेट जो है वो टाइमली मिल जाएंगे। ठीक है जी। दूसरी अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कि अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे, ठीक है जी, आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है आपको समझ आ रहा है, तो प्लीज़ उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी चैनल के ऊपर हम आपके एसएससी एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग सभी कंटेंट आपको जो है वो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। ठीक है जी। और इसके साथ जैसे कि आप सबको पता है कि अब हमारा एसएससी का एग्ज़ाम होने वाला है नेक्स्ट मंथ, ठीक है, और हमें अब क्या करना है, हमें अब करनी है और प्रैक्टिस। तो उसी के लिए अभिपीडिया ने आपके लिए लॉन्च की है एक टेस्ट सीरीज, जिसकी कॉस्ट देखिए सिर्फ 50 है ना। 50 में एक बर्गर भी नहीं आता है और आपको पूरी टेस्ट सीरीज मिल रही है। एक नहीं 10 टेस्ट मिलेंगे, 10 टेस्ट मिलेंगे, फुल लेंथ होंगे, लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से होंगे, और साथ में आपको क्या मिल जाएगा जी, इसमें कंप्लीट आपका जो है एनालिसिस मिलेगा। ठीक है, आप जो भी टेस्ट दोगे आप अपना पूरा एनालिसिस देख पाओगे, मतलब यू कैन आइडेंटिफाई कौन से एरियाज़ के ऊपर अपनी स्पीड और एक्यूरेसी के ऊपर आपको और काम करके चलना है। ठीक है जी। तो सिर्फ 50 की टेस्ट सीरीज है एंड आई थिंक कि अगर आप इसमें 50 लगाओगे तो आपको इसका बेनिफिट ही मिलेगा, और एक बार आप लोगे टेस्ट तो बेनिफिट ही है, राइट। वैसे भी तो इतने पैसे हम खर्च करते हैं, तो एक अगर टेस्ट सीरीज में हम अपने इन्वेस्ट कर दें जिससे हमें एनालिसिस मिल रहा है, टाइम सेव हो रहा है, राइट, दैट इज़ अ गुड डील। ठीक है जी। बाकी आप सब जो है खुद समझदार हैं। चलो अब सेशन को शुरू करते हैं, और वैसे ही हम क्वेश्चन जो हैं जिस लेवल के हिसाब से हमसे पूछे जाते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है जी। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज द फाउंडर ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स एज अ सेपरेट डिसिप्लिन। तो इनमें से कौन है जिन्हों को हम क्या है फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं, या जिन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स को एक जो है अलग से ब्रांच बनाया ऑफ द इकोनॉमिक्स। ठीक है जी। ऑप्शन ए इज एडम स्मिथ, बी फिशर ब्लैक, सी जॉन मेनार्ड केन्स एंड डी रॉबर्ट मर्टन। ठीक है। जनरली मैंने देखा है कि कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच। तो ये जो चीज़ें हैं इनको ध्यान से आपको याद रखना है, ठीक है, कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है जी, एडम स्मिथ। ठीक है। इन्होंने किसके ऊपर बुक लिखी थी, वेल्थ ऑफ द नेशंस के ऊपर। ठीक है, पहले एडम स्मिथ जो है इनको हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं, और इन्होंने वेल्थ ऑफ नेशंस नाम की जो है बुक वो लिखी थी। ठीक है। और इस तरह के क्वेश्चंस आपको बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, बुक भी साथ में कभी कभी पूछ ली जाती है कि कौन सी लिखी थी। तो एडम स्मिथ जो है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है। अब फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन है, जॉन मेनार्ड केन्स। ठीक है, जो कि क्या थे, एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है जी। और इनकी जो बुक थी, ठीक है, तो बुक इनकी थी जी जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। ठीक है, ये इनकी बुक थी जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। ठीक है। तो इसके ऊपर ये जो है इस बुक को लिखने के बाद जब इन्होंने एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट मनी को अलग अलग चीज़ों की थ्योरी को बयान किया, तो जब है एक मैक्रो इकोनॉमिक्स अलग से फील्ड बनी इकोनॉमिक्स की। ठीक है जी। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि बुक का नेम क्या है, जॉन मेनार्ड केन्स की जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। क्लियर हो गया जी। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो याद करके जाइएगा। एंड हु इज नोन एज फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है जी, सिंपल क्वेश्चन था, क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कम अंडर द क्वाटरनरी सेक्टर। ठीक है, तो इकोनॉमी में हमारे जो हम पढ़ते हैं अपनी, राइट, इकोनॉमिक्स में कितने सेक्टर होते हैं मेजरली। ठीक है, मेन होते हैं 3 सेक्टर। ठीक है, उन्होंने पूछा है कि 3 सेक्टर में से, ठीक है, ये जो हमारे सेक्टर मेंशन है इनमें से क्वाटरनरी सेक्टर में से कौन सा आता है। सबसे पहले 3 सेक्टर्स की बात करते हैं, कौन कौन से होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो प्राइमरी में क्या होता है, टर्शरी। तो प्राइमरी में क्या है जी, प्राइमरी में सबसे पहले जो चीज़ें, जो भी इंडस्ट्रीज या जो भी इकोनॉमिक वर्क जो कि जुड़े होते हैं नेचुरल रॉ मटेरियल की एक्सट्रैक्शन के साथ,
मतलब जिसमें क्या है, हम रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट करते हैं या फिर नेचुरली चीज़ों को ड्राइव करते हैं फ्रॉम द अर्थ या उसके रिसोर्सेज से, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग हो गया, हंटिंग हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है, हम नेचुरली ही उन चीज़ों को ले रहे हैं, रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। सेकेंडरी में क्या होगा, हम इन्हीं रॉ मटेरियल जिनको हमने एक्सट्रैक्ट किया है फ्रॉम द अर्थ और इट्स रिसोर्सेज, उनको कन्वर्ट करके एक जो है फाइनल गुड की शक्ल देंगे जिसको अब हम यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी में क्या हो गया कि हम जो है कन्वर्जन करते हैं। अब कन्वर्जन किस में होगा, मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग में बेसिकली होगा। और उसके बाद आता है जी हमारा टर्शरी सेक्टर। अब टर्शरी सेक्टर क्या है, एक तरह से सर्विस या सपोर्ट सेक्टर है, इन दोनों को सपोर्ट देगा, ठीक है। और जो क्विनरी और क्वाटरनरी सेक्टर होते हैं, ये दोनों टर्शरी सेक्टर का ही पार्ट भी माने जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, टर्शरी सेक्टर जो सपोर्ट सर्विसेज देगा, जैसे कि क्या होता है हमारा आउटसोर्सिंग करवाते हैं हम, ठीक है, मार्केटिंग करवाते हैं, बैंकिंग करवाते हैं, लॉजिस्टिक्स होते हैं, ये सब किसका पार्ट हो गया, टर्शरी सेक्टर का। टर्शरी में आ गए क्वाटरनरी एंड क्विनरी, ठीक है। तो क्वाटरनरी कौन सा सेक्टर होता है, तो क्वाटरनरी सेक्टर हमारा वो होता है, ठीक है जी, जिसमें बात करते हैं किस चीज़ की, हम बात करते हैं नॉलेज बेस्ड जो रहती हैं चीज़ें, ठीक है। टर्शरी में अब हेल्प कर रहे हैं, बट बैंकिंग में क्या होगा, ठीक है, नॉलेज लगेगी, लॉजिस्टिक्स में उतनी नॉलेज नहीं लगेगी, ठीक है ना। इसी तरह अगर हम मार्केटिंग में जाएं, क्या लगेगी, हमारी नॉलेज लगेगी, ठीक है। तो आईटी हो गया, रिसर्च हो गया, जिन भी सेक्टर्स में जो है नॉलेज काम आती है वो हमारा आ जाता है क्वाटरनरी सेक्टर में। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चंस को आप इजीली देख सकते हैं कि इनमें से कौन सा सेक्टर जो है वो क्वाटरनरी सेक्टर होगा, ए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बी माइनिंग, सी मैन्युफैक्चरिंग या डी फिशरीज, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी की फील्ड में जो है हमारा रिसर्च वगैरह में, आईटी में, ठीक है, जो नॉलेज है वो काम आती है, ठीक है। तो ए जो हो गया हमारा करेक्ट आंसर हो गया। माइनिंग जो हो गया, ठीक है, ये भी हमारा प्राइमरी हो गया, फिशरीज प्राइमरी, मैन्युफैक्चरिंग जो हो गया ये सेकेंडरी हो गया। क्लियर हो गया, इस तरह से जो है याद रखना है। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी सेक्टर। अभी हमने सारी जो है डेफिनेशन पढ़ ली, कौन सा प्राइमरी था कौन सा नहीं, ठीक है, उसी से लिंक्ड हो गया। ए कंस्ट्रक्शन, बी माइनिंग, सी एग्रीकल्चर या डी फिशिंग, ठीक है। तो कौन सा नहीं है, बहुत ईजी हो गया। कंस्ट्रक्शन जो है ये हमारा प्राइमरी सेक्टर नहीं है, ये हमारा सेकेंडरी सेक्टर है, क्योंकि इसमें हम जो है सीमेंट वगैरह यूज़ करेंगे, आयरन यूज़ करेंगे, ठीक है, और उसके बाद कंस्ट्रक्ट करके एक बिल्डिंग बनाएंगे या कोई भी अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन क्या हो गया, ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग या सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट हो गया। बाकी माइनिंग, ठीक है, डायरेक्टली जो है अर्थ से लिंक्ड होती है, आयरन और वगैरह एक्सट्रैक्ट करेंगे। एग्रीकल्चर है, ये भी अर्थ से लिंक्ड है, ठीक है। फिशिंग है, ये भी। अब ये भी आप पूछ सकते हो मैम इन सब में भी मशीनरी यूज़ हो रही है, तो ये सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट क्यों नहीं है, क्योंकि हमने बात की कि जो डायरेक्टली एक्सट्रैक्शन की बात करते हैं ऑफ द रॉ मटेरियल ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, वो सब हमारे प्राइमरी सेक्टर का पार्ट रहेंगे, ठीक है। बाद में इन सब चीज़ों में मैकेनाइजेशन आ गई, राइट, बट है ये प्राइमरी सेक्टर का पार्ट। और कंस्ट्रक्शन जो है इसमें हम सारे क्या है, रॉ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और उनको ऑलरेडी कई बार प्रोसेस भी किया जाता है, जैसे कि स्टील के, ठीक है, आयरन की बात करें, आयरन रोड्स यूज़ की जाती हैं, ठीक है। तो ये जो कंस्ट्रक्शन हो गया ये हमारा क्या है, एक प्राइमरी एक्टिविटी नहीं है, ठीक है जी। अब हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। तो इसी तरह से लिंक्ड क्वेश्चन को पढ़ते हुए जाना है, तो लिंकिंग करके जब हम पढ़ते रहते हैं तो वो कंसेप्ट की क्लैरिटी और आती जाती है। इसी तरह से आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है सब्जेक्ट वाइज, और टेस्ट देने हैं पूरे कंप्लीट पैटर्न वाइज, इसके लिए आपके पास टेस्ट है, ठीक है जी। फोर्थ क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज ऑल्सो रेफर टू एज द गोल्ड कॉलर प्रोफेशन, ठीक है। डिफरेंट कॉलर्स होते हैं, ब्लू कॉलर बोलते हैं, वाइट कॉलर जॉब बोलते हैं। तो आपको ये ना जो भी कॉलर्स हैं इसको एक बार डिफरेंट सारे टाइप के कॉलर जितने आपको पता है कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है, कि डिफरेंट टाइप ऑफ कॉलर डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब्स के लिए, ठीक है, कौन कौन से कॉलर्स के हिसाब से हम जो है जॉब्स को आइडेंटिफाई करते हैं, एक बार ज़रूर, ठीक है। मुझे पता है आप सब बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, और सीख रहे हैं, तो ज़रूर एक बार इसको देख के जो है मेंशन कर दीजिए, आपकी रिवीजन हो गई और साथ ही साथ दूसरों को भी इन्फॉर्मेशन शेयरिंग हो गई। जब आपने वो लिख दिया ना आपको भूलेगा नहीं, ठीक है। तो एक बार सारे लिख दीजिए। अब हम गोल्ड कॉलर को करते हैं, ठीक है। तो गोल्ड कॉलर कौन सा होता है, ए प्राइमरी, बी सेकेंडरी, सी क्वाटरनरी या डी क्विनरी, ठीक है जी। तो डी जो क्विनरी है ना इसको हम गोल्ड कॉलर बोलते हैं। बाकी के मैंने क्यों नहीं बताया, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बताइए कि बाकी के डिफरेंट टाइप के कॉलर्स कितने हैं, आपको कितने पता है, ठीक है, और किस तरह के सेक्टर के साथ वो लिंक्ड है। तो गोल्ड कॉलर जो होते हैं वो क्विनरी सेक्टर के साथ लिंक्ड होते हैं, और इसमें क्या होता है, वेरी हाई एक्सपर्टीज चाहिए होती है,
ठीक है। इसमें क्या है, हाई एक्सपर्टीज लेवल जो है वो चाहिए होते हैं। किस में चाहिए होता है, जैसे कि डॉक्टर्स, सर्जन्स, लॉयर्स, साइंटिस्ट, ठीक है। इनकी एक अपनी फील्ड ऑफ नॉलेज है और उस फील्ड ऑफ नॉलेज के बिना इनके पास ना नॉलेज की एक्सपर्टीज़ है ना अपने प्रोफेशन की। तो उस हाई एक्सपर्टीज़ वाले जो जॉब्स होते हैं जिनकी अब क्या है धीरे धीरे डिमांड बढ़ रही है, जैसे कि पायलट्स वगैरह होते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, क्विनरी सेक्टर में गोल्ड जो कॉलर जॉब्स बोलते हैं। ठीक है जी, बहुत ही अच्छा टॉपिक निकल के आता है कॉलर जॉब्स के ऊपर, और आप अपने फ्रेंड्स में भी बोल सकते हो, ऐसे करते करते याद हो जाएगा कि मैं ये कॉलर जॉब करूँगा, या फिर मजाक करते हुए दूसरे को बोल देते हैं तू यही करेगा, इसी कॉलर जॉब पे करेगा। ठीक है, तो ये सब आपको एक बार ज़रूर मेंशन करने हैं। वैसे ऐसे डिमोटिवेट मत करना, अपने फ्रेंड्स को मोटिवेट ही करना कि तू भी गोल्ड कॉलर की तरफ जा, ठीक है, एमबीए बन जा, पायलट बन जा, इस तरह से मोटिवेटेड रखना चाहिए अपने फ्रेंड्स को, क्योंकि आपकी कंपनी ही डिफाइन करती है कि आप कैसे बनेंगे। तो अपनी कंपनी को खुद भी आप अच्छा बना सकते हैं दूसरों को मोटिवेट करके। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ठीक है, विच वॉज बेस्ड ऑन द मिक्स्ड इकोनॉमी प्रिंसिपल अनाउंस्ड इन इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा कीजिए। क्वेश्चन अगर आता है नहीं आता, बट फैक्ट निकल के आता है उसमें से। अगर हम क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो कई बार वही क्वेश्चन अगली बार किसी और आंसर को सॉल्व करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखिए, द पॉलिसी क्लियरली डिमार्केटेड द एरियाज ऑफ ऑपरेशन ऑफ द पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि जो हमारी इंडिया की फर्स्ट पॉलिसी थी उसमें एक तो दो चीज़ें डिफाइन हुई, एक तो मिक्स्ड इकोनॉमी बोला गया इंडिया को, ठीक है, कि ये एक मिक्स्ड इकोनॉमी रहेगी, मतलब जिसमें प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर जो है वो को एग्जिस्ट करेंगे। ऐसा ही क्वेश्चन लास्ट सेक्शन में किया था हमने। ठीक है जी, और दूसरी चीज़ आई कि क्लियरली डिमार्केटेड एरिया होंगे पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर्स के। ठीक है, तो कब आई थी, 1959, 48, 50 या 1962। ठीक है जी, तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा, बी 1948। 1948 में देन जो हमारे मिनिस्टर से श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने जो है हमारी फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी दी थी। एक तो इसमें ये मेंशन किया गया था कि इंडिया जो है मिक्स्ड इकोनॉमी रहेगी, दोनों ही सेक्टर को एग्जिस्ट करेंगे। उसके साथ साथ ये भी था कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था, क्योंकि अभी अभी इंडिया जो है आज़ाद हुआ था, उन्होंने देख लिया था फॉरेनर के साथ अपना सारा क्या करने का नतीजा जी, ट्रेड वगैरह का, कैसे उन्होंने ट्रेड के थ्रू जो है इंडिया को पूरा गुलाम बनाया। तो इसलिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेके काफ़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी थी। तो फर्स्ट पॉलिसी आ गई थी 1948 में। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्शरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। लिंक्ड क्वेश्चन है बट रिवाइज करते रहने के लिए इजी है, समझा या नहीं आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो टर्शरी इकोनॉमिक्स जो है कौन सी है इनमें से एक्टिविटी, आपको सिर्फ ये बताना है, ए फार्मिंग, बी ट्रेडिंग, सी हंटिंग या डी वीविंग। ईजी हो गया। ठीक है ना, अभी हमने सारे डिफाइन कर दिए थे, तो उसमें से हम इजीली क्या है आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है जी, तो फार्मिंग क्या है हमारी, फार्मिंग है जी प्राइमरी सेक्टर में आ जाता है। ठीक है, ट्रेडिंग किस में आ जाएगा, ट्रेडिंग आ जाएगा टर्शरी सेक्टर में। ठीक है, हंटिंग किस में आ गया, हंटिंग अगेन हमारा प्राइमरी में आ गया, ये भी प्राइमरी में आ गया, और वीविंग जो आ जाता है, ठीक है, इसको हम सेकेंडरी सेक्टर में बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रेडिंग बी जो हो गया करेक्ट आंसर हो गया, जो कि हमारा टर्शरी सेक्टर का इकोनॉमी का पार्ट होता है। ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, ना तो हमने चीज़ें नेचुरली एक्सट्रैक्ट की हैं, ना ही उनकी मैन्युफैक्चरिंग की है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई है। ठीक है, ट्रेडर्स बेसिकली क्या करते हैं, एक से परचेज करते हैं, अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके दूसरे को बेचते हैं। तो एक तरह से फैसिलिटेटर भी बोल सकते हैं, सप्लाई चेन का पार्ट बनते हैं, तो वो टर्शरी इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ जाते हैं। ठीक है जी, तो ये ट्रेडिंग होगी हमारी टर्शरी इकोनॉमिक एक्टिविटी। 7th क्वेश्चन देखते हैं, द कंसेप्ट ऑफ वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो मतलब ये बात करते हैं, हमें फैक्टर इनकम की बात कर रहे हैं, है ना, क्या दो फैक्टर्स होते हैं ना। चलो आते हैं, पहले क्वेश्चन देखते हैं। सो द कंसेप्ट ऑफ द वेजेस, ठीक है, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट आर स्टडी अंडर द विच ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो मैं बात कर रही थी फैक्टर्स, तो दो तरह के फैक्टर्स होते हैं, एक होते हैं हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, और दूसरे होते हैं हमारे फैक्टर्स ऑफ इनकम। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से होते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हमारी होती है लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये चार जो है हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जो कि कुछ चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए कोर रोल बनाते हैं। ठीक है, कोर एलिमेंट्स होते हैं। अभी इन चार के अगेंस्ट आते हैं हमारे फैक्टर्स ऑफ इनकम, जो कि आपको ऊपर मेंशन है, फैक्टर ऑफ इनकम। ठीक है, तो इसमें लैंड को क्या मिलेगा, रेंट, लेबर को क्या मिलेगी, वेजेस,
कैपिटल को क्या दोगे, इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर क्यों आया जी, प्रॉफिट के लिए। क्लियर हो गया ना। तो इस तरह से जो है हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड इनकम आपको क्लियर हो गए। तो अब ये पूछ रहे हैं कि जो फैक्टर्स ऑफ इनकम है ये कौन सी ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स का पार्ट है। अब हमने इकोनॉमिक्स पढ़ी है राइट, माइक्रो और माइक्रो को डिफ्रेंशिएट किया है। तो मैक्रो क्या होती है, ठीक है, ये भी देख लेते हैं एक बार। तो मैक्रो इकोनॉमी और माइक्रो में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले माइक्रो पे हम बात करते हैं इंडिविजुअल लेवल की। मैं अपने लेवल पे बात करूँगी जब, ठीक है, मैं अपनी इकोनॉमी देख रही हूँ कि मैंने कितने अर्न किए, मैं कितने इन्वेस्ट कर सकती हूँ, उससे मुझे कितनी जो है इनकम मिलेगी, ठीक है, या फिर मैंने कितने सेव किए। एक इंडिविजुअल लेवल पर जब बात करते हैं तो वो क्या हो गया, इकोनॉमिक का माइक्रो इकोनॉमिक लेवल। मैक्रो इकोनॉमिक लेवल जब होता है जब हम मार्केट लेवल पे बात करते हैं, ठीक है। मैंने अपनी बात की ऐसे ही, ठीक है, इंडिविजुअल एनालिसिस को इकट्ठा करके, ठीक है, पॉलिसी मेकर्स ने देखा कि इस मार्केट के जो लोग हैं उनकी इनकम लेवल्स क्या हैं, उनकी डिमांड क्या है, उनकी सप्लाई क्या है। एक मार्केट लेवल की बात हो गई, उसको हम मैक्रो के लेवल पे बात करते हैं। जैसे कि, ठीक है, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट की हमने बात की थी, तो उसमें एम्प्लॉयमेंट जो है वो पूरे एक मार्केट की, एक रीजन की या फिर एक इकोनॉमी की बात जब हम करते हैं तो वो मैक्रो लेवल पे आ जाता है, ठीक है। तो अब देखिए कि रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस जो है किसकी बात की जा रही है, एक यूनिट की बात हो रही है, ठीक है। वेजेस एक पर्सन को कितने मिलेंगे, एक यूनिट ऑफ लैंड का रेंट कितना होगा, कुछ सम में इन्वेस्ट करूंगी उस पर इंटरेस्ट कितना आएगा या प्रॉफिट कितना होगा, ठीक है। जब हम इसको मैक्रो लेवल पे बात करते हैं तो हम बात करते हैं वेज रेट की, रेंट रेट्स की, इंटरेस्ट रेट की, है ना, या फिर प्रॉफिट लेवल्स की, उसके अलावा से टैक्स स्लैब्स की। तो ये हो जाते हैं मैक्रो के, ठीक है। तो माइक्रो में क्या है, हमारे आंसर आपको मिल गया जी, कि करेक्ट आंसर हो गया बी, कि जिस भी कंसेप्ट में हम डिफरेंट वेजेस, फैक्टर्स ऑफ इनकम की सिंपली बात करते हैं एट द इंडिविजुअल लेवल, वो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक का कंसेप्ट हो गया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। दोबारा से बोल रही हूँ, सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। 8th क्वेश्चन देखिए, इन द इकोनॉमिक टर्म व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स कौन सी होती है, इंटरमीडिएट का मतलब क्या, बीच बिचाले, राइट, जो ना आर ना पार, ठीक है, बीच में है अभी। तो ठीक है, देखते हैं, गुड्स इन ट्रांसिट बिफोर रीचिंग द कंज्यूमर, ये भी लग सकता है क्योंकि ना ये आ रहा है ना पा रहा है, बट ध्यान से देखेंगे, ठीक है। गुड्स सोल्ड बिटवीन इंडस्ट्रीज फॉर द रीसेल एंड प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, ठीक है, ये भी हो सकता है। थर्ड, प्राइस ऑफ द गुड्स विदाउट जीएसटी, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, राइट। एंड थर्ड डी हो गया जी, फिक्स्ड एसेट यूज्ड बाय द मैन्युफैक्चरर, नो, ठीक है। तो इंटरमीडिएट गुड्स कौन सी होती है उसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि जो भी चीज़ मैन्युफैक्चर हो रही हो वो फाइनल गुड ही है, उसकी अल्टीमेट कंजप्शन हो जाएगी, है ना, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो हमारी इंडस्ट्री का, एक इंडस्ट्री का तो फाइनल गुड होगी, बट नेक्स्ट इंडस्ट्री का वो रॉ मटेरियल बन जाएगी, ठीक है। जैसे हम बात किसकी कर सकते हैं, टायर्स की। तो टायर मैन्युफैक्चरिंग के लिए यह क्या होगी, ये, ठीक है, जो इनकी इंडस्ट्री थी उसके लिए क्या हो गया, फाइनल आउटपुट होगी। बट यही जो है नेक्स्ट जो है कार इंडस्ट्री में जो है, ठीक है, ये फिर से क्या बन गया, रॉ मटेरियल बन गया, ठीक है। तो ये क्या होगी, टायर हमारी एक तरह की इंटरमीडिएट गुड होगी, ठीक है, जो टायर इंडस्ट्री में से निकली एज अ फाइनल आउटपुट, ठीक है, और नेक्स्ट इंडस्ट्री में जाएगी ये एज अ, यहाँ से ये आउटपुट हुई, ठीक है, और यहाँ पे ये इनपुट बन गई, ठीक है। तो इस हिसाब से इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं जो एक इंडस्ट्री का फाइनल रिजल्ट बन जाती हैं, बट नेक्स्ट इंडस्ट्री का क्या है, वो रॉ मटेरियल है। एक और एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही बेसिक एग्जांपल है, मतलब +1 में मेरे टीचर लेते थे, राइट, इकोनॉमिक्स का। उन्होंने अच्छे से समझाया था कि आपने क्या है, फ्लोर ले लिया, राइट, आटा। तो जब आई कनक, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर में से आई, सेकेंडरी में वो कनक आई तो उसका आटा बन गया, तो हमने बोल दिया जी फाइनल गुड हो गया। बट वही आटा नेक्स्ट बेकरी ने ले लिया, तो वो भी किसका पार्ट रहा, वो सेकेंडरी का ही पार्ट रहा, और वो जो वीट था वो तब क्या बन गया आपका, वीट जी इंटरमीडिएट बन गया। जब उसको, ठीक है, जब आपका क्या हुआ, वीट को प्रोसेस करके, ठीक है, फ्लोर के रूप के बना दिया गया, और अब इसको बेकरी ने ले लिया, तो ये इंटरमीडिएट गुड बन गया, और ये सेकेंडरी सेक्टर में ही रहा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया जी, गुड्स सोल्ड बिटवीन द इंडस्ट्रीज फॉर रीसेल और प्रोडक्शन ऑफ द अदर गुड्स, या तो उसकी रीसेल की जाएगी या फिर उससे कोई और चीज़ों को प्रोड्यूस किया जाएगा, ठीक है जी। ऐसा कुछ नहीं है कि गुड्स एंड ट्रांजिट वाला, है ना, हमने देखा कि ये बिटवीन द इंडस्ट्री चल रहा है। क्लियर हो गया जी, ऐसे ही जो है आपको ध्यान से पढ़ना है। 9th क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट वुड हैपन टू द डिमांड कर्व व्हेन देयर इज, ठीक है, डिमांड बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, ठीक है।
तो डिमांड बेसिकली क्या होता है, डिमांड जो है इंटरप्ले हमें देता है बिटवीन द डिफरेंट प्राइस लेवल, ठीक है। तो ये बात कर रहे हैं कि एक डिमांड है किसी चीज़ की, फॉर एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, किसी चीज़ की डिमांड है 10 यूनिट्स, ठीक है, एट द प्राइस 5, ठीक है। टी कॉफ़ी सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन सी होती हैं, टी कॉफ़ी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होती हैं अगर मुझे एक अल्टरनेटिव नहीं मिलेगा मैं दूसरा ले लूँगी, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन सी होती हैं, एक यूज़ तभी कर सकती हूँ जब दूसरी मिलेगी, जैसे कि मेरे पेन के साथ मुझे इंक चाहिए, ठीक है, वो होती है हमारी कॉम्प्लीमेंट्री, ये होती है सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। तो सपोज कर लीजिए कि कॉफ़ी की डिमांड क्या है, 10 यूनिट जो है उसकी डिमांड की जाती है एट द ₹5 की तो मिलती नहीं है कॉफ़ी, 50 मान लो, ठीक है। और उसके बाद बोल रहे हैं कि सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया। अब डिमांड इसकी भी कितनी चल रही थी, ₹50 पे 10 ही चल रही थी। अब क्या हो गया, टी का प्राइस उन्होंने बढ़ा के कितना कर दिया जी, 60, ठीक है जी। टी का प्राइस जो है बढ़ा के कितना कर दिया, 60। अब जो भी पर्सन, ठीक है, अफोर्ड नहीं कर पाएंगे टी को, वो क्या करेंगे, शिफ्ट हो जाएंगे कॉफ़ी की तरफ, ठीक है। तो इसकी डिमांड जो है टी की कम होकर 8 रह गई और इसकी डिमांड क्या है, बढ़ गई, 12 हो गई, ठीक है। ये बेसिक था सब्स्टिट्यूट गुड्स में। अब उन्होंने डिमांड कर्व के ऊपर रोल पूछा है उसका, ठीक है। तो डिमांड कर्व जो होता है वो हमारा क्वांटिटी एंड प्राइस का इंटरप्ले होता है, ठीक है। सपोज कर लो ये है हमारा कॉफ़ी का डिमांड कर्व कि इतने प्राइस पे इतनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। अब वो पूछ रहे हैं कि जब इंक्रीज हो गया सब्स्टिट्यूट का प्राइस, हमने देख लिया कि जब प्राइस हो गया इंक्रीज, ठीक है, तो क्वांटिटी जो है हमारी बढ़ गई, ठीक है। ये कॉफ़ी का सिर्फ देख रहे हैं क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक प्रोडक्ट का ही पूछा, ठीक है ना। तो कॉफ़ी का क्या हुआ, प्राइस सेम रहा बट क्वांटिटी जो है वो, अब पहले लोग 10 डिमांड कर रहे थे, अब 12, तो क्या हो गया, हमारा शिफ्ट जो है कर्व राइट साइड हो गया, ठीक है जी। तो क्वेश्चन में यही पूछा था, हमने आंसर दे दिया। ए रिमेन्स कांस्टेंट, बी इनवर्ड शिफ्ट, सी आउटवर्ड शिफ्ट, या डी इनिशियल इनवर्ड देन आउटवर्ड। नहीं जी, हमने देख लिया कि प्राइस लेवल सेम रहा, क्वांटिटी लेवल बढ़ गया, तो हमारा डिमांड कर्व जो है वो आउटवर्ड शिफ्ट कर जाता है ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड्स, ड्यू टू इंक्रीज, ठीक है। इंक्रीज का और रिजल्ट होगा, डिक्रीज का और रिजल्ट होगा। क्लियर हो गया जी। तो इस तरह से जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं, बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग कंसेप्ट होते हैं, आपको देख के चलने हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डैश इज अ टाइप ऑफ अ गुड फॉर विच द डिमांड इंक्रीजेज एज इट्स प्राइस राइजेस, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, जैसे जैसे इसका प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, तो इसकी डिमांड बढ़ेगी। एक और ऐसी ही सेम गुड होती है वेबलेन गुड, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या होती हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, ठीक है, जिनको जैसे ही प्राइस बढ़ता है तो कुछ, ठीक है, मिडिल इनकम वाले जो लोग होते हैं, एक होता है मिडिल, एक लोअर मिडिल, ठीक है। तो लोअर मिडिल वाले तो उसे खरीद ही रहे थे, बट जब उसके प्राइस बढ़ गए तो लोगों को लगता है कि इसको परचेज करने से मेरा स्टैंडर्ड बढ़ेगा, एक तो ये चीज़ हो जाती है। दूसरा, प्राइस बढ़ गए तो समटाइम्स लोगों को लगता है मे बी मेरे आउट ऑफ रीच ना हो जाए, काफ़ी सारी एजम्पशंस जुड़ी होती हैं। तो सिंपली क्या है, बट मेजर चीज़ क्या है, यहाँ पे बात हो रही है जी, ठीक है, उन गुड्स की जो कि नॉन लग्जरी हैं, ठीक है। नॉन लग्जरी कौन सी, जो कि नॉन लग्जरीज है, जिनका प्राइस बढ़ने से उनकी डिमांड बढ़ती है, वो होती हैं जी गिफन गुड। यही डेफिनेशन है कि जैसे जैसे इनका प्राइस बढ़ेगा इनकी डिमांड बढ़ेगी। जैसे कि हम बात करते हैं राइस की, वीट की, या फिर ब्रेड की, ये कुछ नॉन लग्जरी गुड है, बट जैसे ही प्राइस बढ़ेगा तो कुछ लोअर मिडिल से जब अपर मिडिल वाले लोग हैं उनको लगता है कि दे कैन कंज्यूम इट, क्योंकि ये है उनके स्टैंडर्ड की चीज़ आ गई, ठीक है। और दूसरी गुड्स कौन सी होती है हमारे पास, एक होती है वेबलेन गुड्स, ठीक है, जो कि लग्जरी आइटम के साथ लिखते हैं, वेबलेन गुड्स वी है, ठीक है जी। ये लग्जरी आइटम के साथ लिंक होती है, इनका भी सेम ही चलता है, जैसे प्राइस बढ़ जाता है, ठीक है, वैसे ही इनकी डिमांड बढ़ जाती है। क्यों, अगेन स्टैंडर्ड की बात रहती है इसमें ज़्यादा, ठीक है। जैसे कि आईफोन, जैसे जैसे उसके न्यू मॉडल आते जा रहे हैं इसकी डिमांड और बढ़ती जा रही है, तो ये है क्योंकि लोगों को अपना स्टेटस सिंबल दिखाना है। तो वेबलेन गुड्स के केस में भी सेम हो रहा है, ठीक है, बट वो लग्जरी आइटम्स होती हैं और गिफन गुड्स जो होती हैं नॉन लग्जरी आइटम्स होती हैं, ठीक है। तो कम प्राइस वाली चीज़ें जो होती हैं, जब उनके प्राइस बढ़ते हैं तब भी उनकी डिमांड क्या है, वो बढ़ जाती है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, इन द केस ऑफ नॉन लग्जरी आइटम, गिफन गुड्स। क्लियर हो गया जी। तो ये थे कुछ इकोनॉमिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे एसएससी सीजीएल के एग्जाम के हिसाब से, ठीक है, एंड हमने सारे कंसेप्ट चर्चा किए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको हम सभी जो इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है, सब शेयर करेंगे आपका एसएससी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है जी। सो कीप लर्निंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।